नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी कोरोना पर। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में पिछले कई सालों से महंगाई पर हाहाकार मचा हुआ है। अचानक मैं कोरोना से महंगाई पर क्यों आ गया बताता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अचानक ही कोरोना से महंगाई पर आ गए। इसलिए यहां इस चर्चा में भी अचानक आना पड़ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ये अभी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के शासनकाल में जिस महंगाई को डायन बता करके सत्ता से हटाने के नारे लगाए गए, अब उससे 10 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ने के बावजूद अच्छे दिनों का भ्रम बतलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बीजेपी ने तो मानो कसम खा रखी है कि वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाएगी नहीं। आज फिर से बात साबित हो गई ये बात, जबकि ये तब साबित हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकारों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने टैक्स कम करें, यानी कि राज्यों के में जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसको कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। ये राज्य हैं, उन्होंने राज्य भी गिनाए। ये राज्य कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी वो कह रहे हैं कि ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। ये तमाम राज्य शामिल हैं इसमें। ये सभी राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं। वैसे तो बीजेपी देश के अनेक राज्यों को भगवा रंग में रंगने की अपनी उपलब्धियों के गीत गाते नहीं थकती है। आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं 12 से ज्यादा राज्य हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी का शासन है। लेकिन जहां विफलताएं गिनाने की बात आती है तो उसे गैर बीजेपी शासित राज्य नजर आने लगते हैं। मोदी जी की शिकायत है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने टैक्स कम नहीं किए। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इन राज्यों में, यानी कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, इन राज्यों में महंगाई बढ़ने के लिए वहां की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर यही मानदंड है, यानी कि यही क्राइटेरिया है, तो क्या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां की जनता को महंगाई महसूस नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है और यह समझना जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी के साथ वाली सरकार है। क्या बिहार में या उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है? खैर, आखिर इस तरह के तर्कों या कुतर्कों से मोदी जी क्यों अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल ये है कि महंगाई पर सियासी लड़ाई में क्या बुरी तरह फंस चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आइए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। इस वक्त सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टाचार्य जी। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार भावेश चंद्र जी। भावेश जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ ही। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं दोस्तों, इस्तकबाल करता हूं। बहुत मुश्किल समय से हम सब गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं। मुश्किल में महंगाई जो है वो ज्यादा होने के कारण मुश्किलात और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं कोरोना के लिए और चर्चा कर डालते हैं महंगाई की। क्या अपने ऊपर जो ठीकरा है वो दूसरों के ऊपर फोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आइए कुछ बाइट सुनाता हूं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्रियों की बैठक में, आइए उसे सुन लेते हैं। जरा सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिए। देश में क्या कुछ चल रहा है ये समझना जरूरी है और इसके लिए कुछ बाइट्स सुनना जरूरी है। फिर हमारे तमाम साथी अपने विचार भी रखेंगे और आप अपने विचारों को दोस्तों जैसे रखते हैं कमेंट बॉक्स में, वैसे जरूर रखिए। आइए सुनते हैं आज क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से। लेकिन कोरोना की बात तो कम, महंगाई की बात ज्यादा, और उसमें भी उन राज्यों पर ठीकरा जो राज्य गैर भाजपा शासित राज्य हैं। सुनिए। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी।
पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। तो ये सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कह रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी पीयूष पंत जी। आपका स्वागत करता हूं पीयूष जी इस कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम यानी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें कोरोना पर चर्चा करनी थी। कोरोना पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई की बात वो कर गए और महंगाई का ठीकरा पूरा का पूरा उन गैर भाजपा शासित राज्यों पर फोड़ दिया उन्होंने, या फोड़ने की कोशिश की जहां पर ये जो कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि वैट की कमी, टैक्स की कमी उन्होंने क्यों नहीं की। गुजरात और कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां के राजस्व में इजाफा होता। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या गुजरात या कर्नाटक में महंगाई नहीं है इस वक्त? क्या वहां के लोग इस वक्त खुशहाल हैं? एक बड़ा सवाल है, इस पर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खुद को नसीब वाला बोलते थे। आइए जरा सुनते हैं नसीब वाला प्रधानमंत्री आज क्यों महंगाई की बात कर रहे हैं, और उसमें भी पेट्रोल डीजल पर जब घिरी हुई है केंद्र की भाजपा सरकार तो उन्हें सफाई क्यों देनी पड़ रही है। क्या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ाने के लिए आप हमेशा पहले जैसे कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जैसे कहते थे कि नेहरू ने ऐसा किया या गांधी परिवार, गांधी वो महात्मा गांधी की बात नहीं, गांधी परिवार ने ऐसा किया। अब आप जो कुछ कह रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं आप विपक्षी दल पर ही पलटवार कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कीजिए। लेकिन नसीब वाला जब आप थे तो उस समय अपनी पीठ कैसे ठोक रहे थे आप? आइए, कैसे थपथपा रहे थे अपनी पीठ, आइए जरा सुन लेते हैं नसीब वाला प्रधान। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये नसीब वाला प्रधानमंत्री की, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए और मोदी जी का नसीब आप सुन रहे थे, रिपीट हमने किया, दोबारा सुनाया आपको। लेकिन इससे पहले जरा और पीछे चलते हैं। ये 2015, आज की बात 2022, 2015 भी आपने सुना। अब जरा आपको 2012-13 की कहानी भी सुनाते हैं प्रधानमंत्री की जुबानी। अब प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के, तब क्या कुछ कह रहे थे। केंद्र सरकार उस समय थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आइए सुन लेते हैं उस समय क्या कुछ कह रहे थे यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की
शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो 3 बयान अभी आपने सुने। आज का जो घटनाक्रम है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा ठीकरा मध्य प्रदेश, माफ करें, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड ऐसे राज्यों पर फोड़ा है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ी देर बाद उनकी बाइट भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिक्र भी आया है और ये सब चलेगा, आगे भी चलता रहेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं। क्या महंगाई सियासी भंवर में फंस गई है और यहाँ पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ की जो आज बैठक थी उसमें सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए यहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। भावेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, आज बैठक तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच, लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे, बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुनिए तो साफ हो जाएगा कि वो किस तरह से राजनीति कर रहे थे, किस तरह से आज अचानक उनको सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का जिस तरह से ब्यौरा दिया, कहाँ पे कितने पेट्रोल की कीमत है ये बयान करने लगे, अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ कितने कीमत है। तब वो बयान नहीं कर रहे थे जब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पे हाहाकार मचा हुआ था। और ये तो ऐसे प्रधानमंत्री है जो किसी इससे अपने पहले वाले प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह का नाम दिया था, और ये खुद जब खास मौके आते हैं तो ये कितना बड़ा मौन धारण कर लेते हैं ये हम सब जानते हैं, इस देश की जनता समझती है। तो करे कितना बड़ा अन्याय है। अब ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, घोर सियासी बयान है। मैं तो मानता हूं कि घोर सियासी बयान है। ठीक है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक होती है तो मुख्यमंत्रियों के पद की कुछ गरिमा होती है, इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि कोई उसमें से मुख्यमंत्री कोई उठ के क्यों नहीं ऐसे सवाल, तीखे सवाल कर देता है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पर लोग देखते रहते हैं लाइव प्रसारण, तो वो हिस्सा ही क्यों दिखाया जाता है जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, मुख्यमंत्री किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। और मुझे लगता है अगर डेमोक्रेसी है तो सबकी बात सामने आनी चाहिए, लेकिन ये डेमोक्रेसी तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम कर रहा है, किस तरह से राज्यों को जो वैट में जो उसका हिस्सा होता है उसको देने के लिए उनको पीछे पीछे घुमाया जाता है, या उनको तरह तरह के उससे गुजरना पड़ता है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। अच्छी तरह याद है मुझे कि कोरोना का जब प्रकोप शुरू हुआ था 2019 के शुरुआत में, 19 की शुरुआत में, तो उसी दौरान फर्स्ट फेज के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन था, उस दरमियान सोनिया गांधी ने सभी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके सामने जब सैलरी की समस्या आ गई, अपने कर्मचारियों को वेतन देने की समस्या आ रही थी और तमाम तरह की दिक्कतों से, आर्थिक दिक्कतों से राज्य जब जूझ रहे थे, तो उन्होंने बैठक की और उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र ने उनका जो हिस्सा है, आज प्रधानमंत्री बता रहे थे कि वैट में से कितना हिस्सा उनका 42% चला जाता है राज्यों में, लेकिन 58% रह जाता है, और 42% क्या ईमानदारी से समय पे राज्यों को मिल पा रहा है। आज राज्यों के वित्तीय स्थिति की चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री और कह रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने में अच्छी कमाई कर ली है, अब घटा दीजिए। तो उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्यों नहीं घटाया जा रहा था, और जब घटा दिया गया तो अब उसके बाद एक साथ बढ़ाने में शर्म क्यों आ रही थी। वो एक एक दिन करके 9 दिन 10 दिन में अखबारों में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले कोई इतिहास नहीं था कि इस तरह से हर रोज कीमत बढ़ेगी, हर रोज 1 रुपया का झटका देंगे, और एक साथ झटका इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आलोचना होगी। तो आज भले वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
शासित राज्यों में पेट्रोलियम की कीमतें कम है पेट्रोल की, लेकिन ये अंतर कितना है और ये अंतर क्यों है? क्या अगर प्रधानमंत्री इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोल की कीमतों की वजह से लोगों की स्थिति गंभीर हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों नहीं वो वैट में शामिल कर देते हैं इसको, पेट्रोल को? वो शामिल तो है नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था पे क्यों नहीं एकमत हो रहे हैं राज्य और केंद्र सरकारें? तो ढेर सारे सवाल है और इन सारे सवालों को देखिए, क्या होता है ना, ये प्रचार की सरकार है और ये मीडिया का ऐसा कॉकस बन गया है। आप देख रहे हैं, मैं देख रहा था ये प्रधानमंत्री के इस बयान को इस तरह से दिखाया जा रहा था जैसे अभी विलन है। जैसे आपने कहा ना कि राज्यों को विलन बना दिया गया, तो अभी बहुत सारे भक्त चैनलों पर ये चल रहा है कि राज्य किस तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री की धुन में जो है। लेकिन सच्चाई क्या है? अर्थव्यवस्था कहाँ कमजोर है, कहाँ अर्थव्यवस्था के नाम पर राजनीति चल रही है, इसको देश की जनता को कौन बताएगा? और कैसे ये जनता तक बात पहुंचेगी कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है, किस तरह से डबल इंजन के नाम पर धोखा हो रहा है लोगों का। ये तो डबल इंजन का कंसेप्ट भी मैं कहूंगा कि ऐसा एक गलत कंसेप्ट है। क्या जो राज्यों में सरकारें काम कर रही है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? क्या केंद्र सरकार को उसके साथ सहयोग का रवैया नहीं अपनाना चाहिए? आज जो बात हो रही है कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज तो कांग्रेस ने सवाल पूछा है, पवन खेरना ने कहा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का पाठ ना पढ़ा है प्रधानमंत्री, बताएं कि किस तरह से वैट नहीं मिल रहा है राज्यों। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। ये देखिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की शोषेबाजी चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, उसमें सही और गलत जनता के साथ नहीं पहुंच पा रहा है और एक भरमाने की कोशिश हो रही है। चुनाव नजदीक है, फिर अगले चुनाव की तैयारी है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल लगेगा कि इसके जरिए एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए, और उस इंप्रेशन क्रिएट करने की एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, एक इशारा कर। बाकी उनके जो शागिर्द लोग हैं और पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, सब एक ही धुन में, एक ही सुर में बोलने लग जाएंगे कि भाई झारखंड गड़बड़ी कर रहा है, पश्चिम बंगाल गड़बड़ी कर रहा है, और जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां अन्याय हो रहा है। आऊंगा फिर से, और इस पर बहुत सारी चर्चा आज करनी है, और खासकर महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंह खोले भी तो उन्होंने अपनी बात अपने राज्यों यानी कि भाजपा शासित राज्यों को बचाने की उन्होंने कोशिश क्यों की, ये यहां समझना जरूरी है। और क्या जब खुद मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पेट्रोल डीजल की कीमत थोड़ी सी कम हुई थी 2015 में, तो अपने आप को नसीब वाला बोल रहे थे, और जब मुख्यमंत्री थे तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ा रही है। हम सब ने देखा है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी तो क्या कुछ बीजेपी करती थी, लेकिन आज पिछले 8 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगाई बढ़ चुकी है, और महंगाई का आलम यह है कि गरीबों का हाल बुरा है। 5 किलो अनाज के दम पर गरीब पल रहे हैं, ये कह सकते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई पर बोलना पड़ा? पहली बात कि महंगाई पर तो बोलते ही नहीं थे, आज बोलना पड़ा, और क्या ये मौका और दस्तूर की बात थी या कुछ और? क्या कुछ इसके क्या मायने हैं, जरा बताइए। एक तो राजीव जी, थैंक यू मोदी जी बोल देना चाहिए कि प्रधानमंत्री को जो है 8 साल के बाद महंगाई का माँ याद आया। तो थैंक यू मोदी जी, आपको माँ याद आया महंगाई का, आपने महंगाई पर चर्चा की, असमय चर्चा की, इसके लिए और एक बार थैंक यू मोदी जी। क्योंकि कोरोना के बीच आपने चर्चा करनी थी, आपको कोरोना पे, और आपने उसके बीच महंगाई की चर्चा की, तो इसके लिए डबल थैंक यू मोदी जी को बनता है। और एक थैंक यू और बनता है वो कि नेहरू जी को नहीं कोसा डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के लिए। तो 3 थैंक यू मोदी जी के लिए बढ़ते, मुझे लगता है इसके बड़े बड़े इश्तेहार जो है वो लगवा देने चाहिए। अब जुमलेबाजी जैसा शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के लिए बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि जज साहब नाराज हो जाते हैं कि जुमलेबाजी अगर आप प्रधानमंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जजों से भी बड़ा खतरा है इस मुल्क को। ये जज भी जो है वो जो है बिल्कुल राज बनकर के तैनात हो गए हैं, तो ये बड़ा खतरा है। बहरहाल चूंकि अब चुनाव नजदीक है कई राज्यों में, और प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बता रहे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जो है वो काफी कम हो गई है पेट्रोल की कीमतें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद पेट्रोल जो है वो 30 रुपए लीटर 35 रुपए लीटर मिल रहा होगा, प्रधानमंत्री जानते होंगे शायद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी 30-35 रुपए लीटर मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री चूंकि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कम कर दिया, काफी ज्यादा वैट की कीमतें जो है कम कर दी हैं, टैक्सेस घटा दिए, तो गुजरात में मिल रहा होगा 30-35 रुपए लीटर। क्योंकि बाबा रामदेव ने वादा किया था कि मोदी जी आएंगे तो 30-35 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मिल रहा होगा। चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, मिथ्या नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा मिला, क्योंकि मेरे पास है नहीं गाड़ी वाड़ी, स्कूटर भी नहीं है जो मैं डलवाता हूँ। निर्मला सीतारमण जी प्याज नहीं खाती है, मैं पेट्रोल नहीं डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में, तो इसलिए मुझे पेट्रोल के दाम मालूम नहीं है। ये प्रधानमंत्री को मालूम होगा कि 35 रुपए लीटर उत्तर प्रदेश में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि जो 26 लाख करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो लगाया था, टैक्सेस लगाए थे, उससे जो कमाए थे उसका हिसाब किताब का है, वो कहाँ खर्च हुआ ये बताया जाए। प्रधानमंत्री नसीब वाले हैं, जनता को उसका फायदा मिलता है प्रधानमंत्री नसीब का, तो 26 लाख करोड़ रुपए का जनता को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री इस पर भी थोड़ा आकाश चलना चाहिए था, तो एक थैंक यू वर्ड बन जाता प्रधानमंत्री के लिए, 3 की बजाय 4 थैंक यू हो जाते कि प्रधानमंत्री ने भी बताया कि 26 लाख करोड़ रुपए का जो है वो क्या हिसाब। अभी मैं देख रहा था कि नवदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कई ट्वीट किए हैं लगातार एक के बाद एक कुल मिलाकर के, और उन्होंने दिया है कि यूपीए सरकार जब थी 2014 में, जब मोदी जी आए थे, तो शायद टैक्स जो थे वो पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए कुछ पैसे थे, और अब मोदी जी जब हो गए हैं तो शायद 30 रुपए कुछ पैसे हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाए। तो उन्होंने पूछा है साहब कि भाई ये क्यों है इतना, तो ये बताएं मोदी जी। चूंकि प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है जब वो चेयर पे हो और सामने जो है जनता के तरीके से मुख्यमंत्री बैठे हो, तो एक तरफा संवाद जो है मन की बात जो है हर बात, लेकिन कभी भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री है, चूंकि तो मन की बातें उनकी करना उनका अधिकार है, तो वो कर सकते हैं मन की बातें। तो एक मन की बात आज भी थी प्रधानमंत्री की, तो ये मन की बात थी उनकी कि जो है टैक्सेस कम किए जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि देश को सवाल प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि भाई जो 35 रुपए लीटर जो मिलना चाहिए पेट्रोल, जैसा कि वादा था बाबा रामदेव जी का, तो वो मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो इन टैक्सेस को कम करने राजी। कुल मिलाकर के चूंकि ये चुनाव का समय है और अब 15 राज्यों में चुनाव होने हैं क्रमशः, और 2024 चुनाव का चुनाव है, जाहिर सी बात है कि इस महंगाई का झटका जो है उपचुनावों में लगा था भारतीय जनता पार्टी को, जो कि विधानसभा चुनाव इस तरीके से जीत लिए गए, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इजाफा नहीं हुआ। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल भरवा के रख लीजिए, दाम बढ़ जाएंगे, तो आप कितना पेट्रोल भरवा के रखेंगे भाई गाड़ी में, टंकी फुल करा के रख लेंगे, वो दाम तो बढ़ नहीं है, वो बढ़ाए गए कुल मिलाकर के, तो बढ़ गए। तो आप प्रधानमंत्री कम से कम एक वायदा यही कर दें कि अब इसके बाद जो है दाम नहीं बढ़ेंगे, तो बढ़ चुके, अब पेट्रोल 200 रुपए लीटर नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री यही एक वादा कर दें, कम से कम राज्य भी ये वादा कर दें कि वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो वादा कर रहे हैं कि पेट्रोल जब 200 रुपए लीटर नहीं बिकेगा, अब जो बढ़ चुके। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट की आप बात कर रहे थे सुमन भट्टाचार्य जी। रणदीप सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया, एक के बाद एक 4 ट्वीट किया है, जिसमें से पहला ट्वीट है, कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि नो क्रिटिसिज्म, नो डिस्ट्रक्शन, नो जुमलाज, एक्साइज ड्यूटी ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट, पेट्रोल 9 रुपये 48 पैसा पर लीटर, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपये 9.48 यानी 9 रुपीज 48 पैसे कांग्रेस के समय, जबकि अभी मोदी गवर्नमेंट में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपीज 90 पैसे, लगभग 28 रुपए पर लीटर, और डीजल पर उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट के समय 3 रुपए 56 पैसे, 3 रुपीज एंड 56 पैसे, और आज डीजल पर 21 रुपए 80 पैसा, लगभग 22 रुपए। तो इनका कहना है कि मोदी जी ये रोल बैक कर लीजिए, वापस ले लीजिए, क्योंकि आपने 18 रुपए 42 पैसे पेट्रोल पर और 18 रुपए 24 पैसे पर लीटर डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाया है, इसी को आप कम कर दीजिए तो महंगाई कम हो जाएगी, ये कहना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चार्ट, ये सब उन्होंने पेश किया, यानी ये कांग्रेस की तरफ से पलटवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भाई साहब, ये जो महंगाई है वो इसलिए है क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में वैट कम कर दिए गए, लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में वैट कम नहीं किए पेट्रोल और डीजल से, उन राज्यों के सरकारों ने कम नहीं किए, इसीलिए आज महंगाई यहां ज्यादा है। और उसमें उन्होंने नाम भी लिया है, और जो नाम है उन राज्यों का वो बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु, ये तमाम राज्य जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, इन राज्यों का नाम लेते हुए उन्होंने यही कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सवाल ये उठता है सुमन भट्टाचार्य जी कि क्या
ये बहुत सही सवाल यहां उठा रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि क्या उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल की कीमत, चलिए छोड़ दीजिए महंगाई की बात, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है क्या? बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है क्या? अन्य राज्यों में, आज उत्तराखंड में भी सरकार है इनकी, आज गोवा में भी सरकार है इनकी, मणिपुर में भी इनकी सरकार है और कई तमाम राज्यों में इनकी सरकारें हैं। इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो गई क्योंकि गुजरात और कर्नाटक का जिक्र भी उन्होंने किया अपने बयान में। तो यहां क्या महंगाई की बात करें तो उसके लिए भी गैर भाजपा शासित राज्य जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब, सियासत अगर देखें सुमन भट्टाचार्य जी, तो सियासत यहां यह है, राजनीति यह है, पॉलिटिक्स यह है कि आप हमारी सरकार बनाइए और देश से महंगाई मुक्त हो जाएगी। यानी कि पूरे देश के अन्य जितने भी राज्य जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां की जनता सुन ले कि वहां पर भी भाजपा की सरकार बन जाए, तब आपको महंगाई से मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन वहां की जनता को तुलना करनी चाहिए कि जहां भाजपा की सरकार है वहां क्या कुछ है। क्या कहेंगे सुमन भट्टाचार्य जी? राजीव जी, मोदी जी ये बोलने के बाद बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक जवाब दिया है। वो जवाब मैं थोड़ा सा सब लोगों को बताना चाहता हूं। ममता बनर्जी का, क्योंकि ममता बनर्जी को टारगेट बना के जो मोदी जी ने बोला था कि गुजरात और कर्नाटक ने ऐसे किया है, तो ममता बनर्जी ने बोला है जे वेस्ट बंगाल एज ए स्टेट सेंटर से 97,000 करोड़ उनको मिलना चाहिए। तो वो जो वैट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मिलना चाहिए वेस्ट बंगाल को, वो बंगाल को अभी तक सेंटर ने रिलीज नहीं किया। अगर वो सेंटर रिलीज करता है तो तुरंत ममता बनर्जी भी 4,000 करोड़ छोड़ देंगे तेल की कीमत पर। तो ये ममता ने उल्टा सवाल उठाया कि सेंटर की जो पोर्शन है, सेंटर वो क्यों स्टेट को नहीं छोड़ रहा है? छोड़ेगा तो स्टेट वो कर पाएंगे, नहीं तो ये एक डिस्पैरिटी है। जितना कर्नाटक को जितना मिलना चाहिए सेंटर से या गुजरात को जितना मिलना चाहिए सेंटर से, वो कर्नाटक और गुजरात को तुरंत मिल जाता है। इसीलिए वो लोग 4,000 5,000 करोड़ का जो अपना कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, उसमें घाटा हो सकता है। ये ममता का पहला सवाल है। और ममता का दूसरा सवाल जो है, जो अमलेंदु जी बोल रहे थे और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बताया, ममता ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है। 2014 से अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोदी सरकार ने 17,31,242 करोड़ सिर्फ फ्यूल के ऊपर से कमाया है। ये पैसा कहां पे खर्चा हुआ है उसका हिसाब मोदी जी को देने के लिए बोला है, और बोला है कि ये जो पैसा उन्होंने तेल के ऊपर से कमाया 17,31,242 करोड़, इसका क्या हुआ है? देखिए, इसका क्या हुआ है हम लोग सबको मालूम है। गुजरात में स्टैचू बना है, दूसरे जगह पे दूसरे कुछ बना है। जो पहले भवेश जी बोल रहा था, वही बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल, उसको क्यों जीएसटी का अंदर लाया नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये इसलिए सवाल बनता है, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज बताया, उसका तो वो एक हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को ये याद रहना चाहिए कि 2014 से पहले जब पेट्रोल डीजल के कीमत लगभग पार बैरल $110 $112 चला गया था, उस वक्त भी मनमोहन सिंह की सरकार ने कितना कीमत रखा था? मेरे को जितना याद है, आज के दिन से कम 30% कम था की कीमत। तो क्यों ये कीमत बढ़ा? क्योंकि ये सच बात है कि सेंटर और स्टेट दोनों का ही सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है, वो आता है ये फ्यूल के ऊपर। तो स्टेट भी वो घटा नहीं पाता है और सेंटर तो घटाया नहीं। और ये भी अमलेंदु जी ने जो बोला बिल्कुल सीधी बात है। इतना ये कोरोना की 2 साल में कब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये किया था? मैं और एक बात याद करा देता हूं। ये फ्यूल, क्योंकि ये फ्यूल प्राइस और महंगाई के लिए बात हो रहा था। कोरोना के फर्स्ट साल में पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में ये भाव है, इसलिए हम लोगों को पेट्रोल डीजल का प्राइस ये रखना पड़ रहा है। और उस वक्त उन्होंने, क्योंकि उनका जो टिपिकल नैरेटिव है, उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर आरोप लगाया था कि सऊदी अरब पेट्रोल का प्राइस ऊपर रखा था।
तो सऊदी अरब की पेट्रोलियम मिनिस्टर चिट्ठी लिख के जवाब दिया था कि भारत के पास जो रिजर्व है वो इतना बड़ा रिजर्व है, अगर उससे भारत अपना फ्यूल बेचना शुरू करता है तो उसका इफेक्ट ये जो बढ़ती कीमत है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो तब धर्मेंद्र प्रधान चुप कर गए थे। तो ये पूरा एक महंगाई का, क्योंकि महंगाई आज के दिन में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी भी जितना भी कोशिश कर रहे, मोदी जी के मीडिया राजस्थान में कौन सा मंदिर गिराया गया है उसके ऊपर जितना भी चर्चा करे, लेकिन लोगों के दिमाग में महंगाई का चर्चा चल रहा है। तो मोदी जी जहांगीरपुरी, राजस्थान, ये सब कुछ जो कम्युनल नैरेटिव है उसको जितना भी सामने लाए उससे काम नहीं बन रहा है। इसीलिए अचानक से ये महंगाई का सारा जो क्या मैं बोलूं, सारा जिम्मेदारी जो गैर बीजेपी सरकार है उसके ऊपर थोप दिया। देखिए ये बीजेपी का पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स बीजेपी बहुत दिन चलाता है। बीजेपी हमारे बंगाल में एक बहुत टेंशन चल रहा था जे ममता की गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नर का, जे सारे यूनिवर्सिटी में चांसलर बनाने के लिए। तो अभी तो ममता के बारे में छोड़ दीजिए, तमिलनाडु में डीएमके के लीडर स्टालिन ने राज्यपाल गवर्नर की पास से वो पावर ही छीन लिया। क्यों छीनना पड़ा? क्योंकि इसलिए छीनना पड़ा, ये जो गवर्नर को यूज करके बीजेपी जो जो कोशिश करता है, जो पॉलिटिक्स को सामने लाता है, उसको स्टालिन ने काउंटर करने की कोशिश किया। तो आज के दिन में सबसे बड़ा पॉलिटिक्स ये है मेरे ख्याल से, सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन है, वहां पे महंगाई बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो मोदी जी ने पहले ही उसका जिम्मेदारी जो गैर बीजेपी सरकार है उनके ऊपर ला दिया। और जो मोदी जी का डबल इंजन का फॉर्मूला है, अमित शाह जी जो बोलते हैं, जहां पे हम का सरकार है, माने फेडरल गवर्नमेंट भी हम लोगों का है, स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोगों का है, वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चलता है। तो ये मोदी जी का पुराना एक नैरेटिव है। लेकिन कितना अच्छा दोनों गवर्नमेंट चलता है वो हमने यूपी में देखा। अच्छा, बहुत अच्छा ये बात है, मोदी जी ने यूपी में प्रयागराज में जो हुआ उसके बारे में एक सेंटेंस भी नहीं बोला। मेरे को याद है बंगाल में जब इलेक्शन था तो हमारे यहाँ पे कोई रोड एक्सीडेंट में भी अगर 2 लोग मरते और उसके साथ उन दोनों के साथ उनका कुत्ता भी मरता, तो उस कुत्ते के नाम से भी एक मोदी जी ट्वीट करते थे, जे फलाना फलाना और उसके साथ रॉकी ऐसे केजीएफ का नहीं है, रॉकी मारा गया तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन प्रयागराज के बारे में आज मोदी जी कुछ बोला ही नहीं, जैसे वो कुछ होता ही नहीं है। देखिए मोदी जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी उनका प्रॉब्लम है। वो एक इंटरनेशनल लीडर है, जो अमलेंदु जी ने बोला, जो नेहरू जी के ऊपर ये नहीं कसा, जो नेहरू जी के लिए नहीं हो पा रहा है। तो मोदी जी अगला टाइम यूरोप जाएंगे। यूरोप में जाके उसका तो सब पुराना दोस्त होता है, पुतिन भी पुराना दोस्त है, ओबामा से उसका सुबह फोन में बात होता था, तो मैक्रो उसका पुराना दोस्त है। तो मैक्रो के साथ वो बात करेगा, तो बात से पहले ये पूरा चीज उन्होंने ममता, ये केसीआर, जो छोटे मोटे प्राणी हैं उन लोगों के ऊपर थोप दिया। जिन लोगों के लिए आप लोग महंगाई को झेलना पड़ रहा है, मैं तो मैक्रो के साथ पेरिस में कुछ दूसरा कुछ करूंगा। तो यही उसका बात है। he doesn't understand what is the integrity of the economics, कहां पे जा रहा है, और उसके दिमाग में भी वो उतना नहीं आता है, तो लेकिन ये थोप देते हैं। पीयूष पंत जी, क्या भाजपा शासित राज्य और गैर भाजपा शासित राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई या पेट्रोल डीजल को लेते हुए इन दोनों के बीच एक फर्क करने की कोशिश की है और खुद इसमें घिर गए हैं? क्या कहेंगे आप? महंगाई की बात अगर करें तो उसमें भी आप कहें कि आपने वैट कम नहीं किया इसलिए महंगाई है, आपको पेट्रोल डीजल पे वैट कम कर देना चाहिए था। लेकिन जब आज से 21 दिन पहले, क्योंकि 21 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है इसलिए मैं 21 दिन पहले की बात कर रहा हूं, 6 अप्रैल को लास्ट पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी और उस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ करके 10 रुपए बढ़ा दी गई थी। मतलब 10 रुपए तक आपने बढ़ा दिया, कभी 40 पैसे कभी 80 पैसे, 80 पैसे ज्यादा बढ़ाया। 2-3 दिन था उसमें थे जिसमें एक दिन 40 पैसे एक दिन 35 पैसे, यानी 2 दिन 40 पैसे एक दिन 35 पैसे, इस ढंग से बाकी दिन 80-80 पैसे बढ़ा करके न सिर्फ पेट्रोल डीजल
पीएनजी और सीएनजी की कीमत भी आप बढ़ा दिए, तो रसोई गैस की कीमत बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तमाम कीमत बढ़ाने के बाद जब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब इस महंगाई का क्या कर रहे हो, क्योंकि महंगाई दर काफी बढ़ गई है, तो आप कह रहे हैं नहीं जी ये हमारे कारण नहीं है, ये राज्यों के कारण है, और वो भी उन राज्यों के कारण जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। ये क्या कहेंगे पीयूष पंत जी? लंबा अनुभव है आपका, ये सियासत है या कुछ और है, या सामने दो राज्यों के चुनाव दिखाई दे रहे हैं, उसमें गुजरात उनका गृह राज्य है, क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बोलते नहीं है महंगाई पे, और उन्होंने अगर बोला है तो जरूर इसके कुछ ना कुछ मायने होंगे। देखिए राजीव जी, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सियासत है, और सियासत के साथ साथ मुझे लगता है एक हताशा भी है, क्योंकि जिस तरह से जो है कि नरेंद्र मोदी घिर गए हैं पूरी तरीके से महंगाई को लेके, और आप देखिए पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से जो है एक बाढ़ आ गई है पूरी की पूरी जो है महंगाई को लेके, डीजल पेट्रोल को लेके, दूसरी चीजों के दामों को लेके, कार्टून जो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, मीम्स इनके बन रहे हैं, वीडियोज निकल रहे हैं इनके लगातार जो है, और चर्चा हो रही है, हर डिबेट में लगभग चर्चा यही है। जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं या बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसमें घूम फिर के जो है विपक्षी दल जो इस बात को ला रहे हैं कि आप जो है इससे बचना चाहते हो, इसलिए आप ये इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों को लेके आए हुए हो। और ये बात भी सही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वो लोगों का जीना दूभर होता चला जा रहा है निश्चित रूप से। जहां तो ये मुझे लगता है, देखिए नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स सोचते हैं, ये बात तो बहुत साफ है वो, और उनके टाइमिंग के बहुत सही रहता है, ये कोशिश करते हैं। और आज जो है इसीलिए उन्होंने देखिए चुनाव है, गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, उसके अलावा 2023 में फिर चुनाव है, 2024 में लोकसभा है ही है, और जो जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही है उसमें लगता नहीं कि महंगाई में कोई कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं दिखाई दे रही है कंट्रोल कर पाना उस पर, या कंट्रोल करना। क्योंकि सरकार को ये लगा है कि देखिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है 5 साल में जो जीत का, हर राज्य में जो है जो भी चुनाव हो रहे हैं वो जीत के आ जा रही है। 35 से 40% मतदाता जो उसने अपने कब्जे में कर रखा है, हिंदुत्व के एजेंडा को लेके जो है उसने, वो उसके आधार पे वो जो है वो जीत के सरकारें बन जा रही है उसकी, तो उसे जनता की चिंता नहीं है। इसलिए वो एक लेकिन चिंता होती है तब जब जो है कि ये लगता है कि अब तो साहब बहुत ज्यादा हो गया है, क्रिटिसाइज हो रहा है, और शायद पानी जो है हमारे सर से ऊपर न निकल जाए, तो नरेंद्र मोदी जो है, और फिर जब चुनाव होता है, चुनाव में कोई नुकसान न हो जाए, तो उस तरह की बातें करते हैं। और आज जो है कि जहां बैठ पे बात होनी थी उसकी क्या तैयारी है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे आप ये बात को छेड़ देते हैं, और सीधे सीधे ठीकरा यहां भी जो है विपक्षी दलों की सरकारें जो है उनके ऊपर फोड़ देते हैं आप। देखिए राजीव जी, जो मैक्सिमम जो फायदा होता है इससे जो है, जो भी पेट्रोलियम और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र का होता है, और केंद्र वैट जो लगता है वो उनकी जो है सेल्स के ऊपर लगता है स्टेट्स के, और उसका हिस्सा कम होता है राज्यों के पास। उसमें भी जो है कि उसकी जो है कि केंद्र की तरफ से रोज उसकी ढिलाई होती है, देरी होती है, तो स्टेट्स की अपनी दिक्कतें होती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि सीधे सीधे वही एक्साइज ड्यूटी लगाती है। क्योंकि लगभग जो है 50% जो है पूरा 45 से 50%, 47 से 50% जो है पेट्रोल पंप में जो ये आता है, जो पेट्रोल डीजल के सेलर के पास आता है जो पेट्रोल, वो जो है उस पर इतनी कीमत 47 रुपए करीब पड़ती है। उसके अलावा जो है बाकी जो है स्टेट और जो है सेंट्रल का उसमें हिस्सा रहता है। तो निश्चित रूप से इसमें कटौती की जा सकती है, और ये कटौती आपको याद होगा जब बहुत ज्यादा जो है लगातार चुनाव आ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, चुनाव आ रहे हैं, तो इन्होंने नवंबर में जाके जो है 10 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती करी थी। और उसी समय जो है देखिए जो ये बात अभी तारीफ कर रहे हैं अपने राज्यों की, और ये गिना रहे थे आज कि साहब कर्नाटक को इतना रेवेन्यू का लॉस हो गया, गुजरात को इतना हो गया, तो इनकी सरकारें जहां है, मतलब इनकी सरकारें, और जिसको ये डबल इंजन कहते हैं, वो कोई काम आगे बढ़ के अच्छा नहीं करती है। पिछले 2 सरकारें हैं, मोदी जी को खुश करने वाली सरकारें हैं। डबल इंजन का मतलब यही है, केंद्र ने कम किया 5% और 10%, 10 रुपए और 5 रुपए,
तो वो भी जो उनकी सरकार है उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद तो लगातार बढ़ रहे हैं दाम। क्यों नहीं कम किया सरकारों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके? जहां पे बीजेपी की सरकार है उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि देखिए ये जो रेवेन्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए भी और केंद्र के लिए भी, लेकिन केंद्र की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को राहत दे, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस टाइम पे भी पैसा कमाया है जिस टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम बहुत कम थे, $45 तक बैरल के पहुंच गए थे। तब भी हमारे यहाँ जो है कि अच्छे खासे 75 के आसपास जो है वो जो है कि यहाँ पेट्रोल के दाम चल रहे थे वहां पे, तो एक डिफरेंस था। लेकिन मोदी जी कहते थे साहब ये जो है विपरीत समय में काम आएगा। तो इससे बुरा विपरीत समय कौन हो सकता है मोदी जी से पूछा जाए, जब लोग जो है कि महंगाई के मारे जिनकी जान निकल रही है, परेशान है, तो इससे बुरा विपरीत समय कब आएगा? जो आपने पैसा जमा किया उस समय, जिस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम थे, तो आपने जो झोली भरी, सरकार का खजाना जो भरा गया, तो वो आप राहत कब देंगे जनता को? और अभी भी जो है राजीव जी, इन्होंने पेंडेमिक के समय में आपको याद होगा कि 15 रुपए बढ़ाए थे पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे बढ़ाए थे, इसलिए कि हमें पेंडेमिक से जूझना है, लोगों को जो है कि मेडिकल एड देनी है और बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना है। वो भी नहीं घटाया गया है। अभी इन्होंने जो घटाया, अभी भी 8 रुपए ज्यादा है वो पेंडेमिक टाइम से पहले जो पेट्रोल की जो ड्यूटी है वो, तो इसको तो ये कम कर सकते हैं। तो बातें करना और काम करना, ये मोदी सरकार का जो अंतर है, ये मोदी सरकार की कार्यशैली की एक पहचान बन चुका है। हमने आपने वीडियो दिखाए वो भी 2014 के पहले के, उसके बाद के। देखिए 2010 में यूपीए सरकार ने पेट्रोल को जो है मार्केट के हवाले कर दिया था, और वो इंटरनेशनल दबाव में, वर्ल्ड बैंक के IMF के दबाव में, और ये लेकिन डीजल को नहीं कहते, क्योंकि डीजल से जो है धुलाई होती है, डीजल से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और डीजल जो है वो हर सब जितनी भी चीजें हैं, इटेबल से कोई हर सामान है जो कंज्यूमर गुड्स है, वो जो ढुलाई होती है वो डीजल के थ्रू होती है, तो इसलिए उस पर नहीं। लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने आने के बाद 2015 में डीजल पे भी जो है को भी जो है मार्केट के हवाले कर दिया। और अब जो है कि जो कंपनियां हैं हमारी, चाहे भले ही वो आपकी सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन उनको फ्री कर दिया गया कि वो हर दिन सुबह जो है कि वो तय करेंगे कि क्या दाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ये कहती कि साहब अब तो आप कभी किसी डिबेट में भाग लीजिए, आप कहिए साहब सरकार का में, तो कहते हैं उनके प्रवक्ता कि साहब वो तो जो है कि ये तो सरकारी, वो तो कंपनियों के हाथ में है, वो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वही करती है। तो तब सरकार ने फिर 1.5 महीना जिससे चुनाव था, क्यों रुकवा दिए दाम? क्यों कोई दाम नहीं बढ़े उसमें? सरकार का तो सीधे सीधे निर्देश था उनका। और उसके बाद कैसे फिर बढ़ने लगे दाम लगातार जो है। अभी देखिए आप फिर बढ़ेंगे, अभी 10 रुपए तक आ गया है ना, 25 रुपए तक आना है, क्योंकि होलसेल में 25 रुपए ऑलरेडी कंपनियां बढ़ा चुकी हैं दाम। ये तो इसलिए कि पब्लिक बैकलेश होगा, इसलिए जो इन्होंने 80 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे करके जो है लिया है। तो ये सरकार की ये देखिए, एक जो ये देखिए जो आदमी जो जीता वही सिकंदर कहते हैं, तो जो ये चुनाव है, चुनाव जीत रहे हैं, जब ये जीतते चले जा रहे हैं, तो इनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या दिक्कतें करी इनको पता है कि जनता वोट देगी, राम मंदिर में वोट देगी, मुसलमानों की खिलाफत जो मुसलमानों को सबक सिखाया जा रहा है उस पर वोट देगी ही देगी, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पे वोट देगी। तो जब इनको ये पता है जनता इस तरह की हो चुकी है कि वो इस तरह के मुद्दों पे जो मतलब दंश झेलती जा रही है, महंगाई का दंश झेल रही है, नोटबंदी का दंश झेला जनता ने, आज भी झेल रही है, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। आज भी पूछे किसी से, वो कहता है साहब हम तो उभर ही नहीं पाए हैं तब से, और ये उसके बावजूद इनकी झोली में वोट पड़ रहे हैं। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा तो फिर सरकार की चिंता क्यों होगी कि आप जनता को राहत दिया जाए उसमें। निश्चित रूप से आप देखिए अडानी जिस तरह से पहुंच गए, आप देखिए आज 4थे नंबर पे विश्व में जो है, तो ये सब ये अपने आप में कहानी बयां कर रही है किस तरह से किसको फायदा हो रहा है आर्थिक नीतियों से और किसको नुकसान हो रहा है। जनता जब मैं जनता का अपमान तो नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक जनता जो है कहीं सोचने समझने की उसकी एक क्षमता या एक जो है जागरूक होने की एक क्षमता कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसमें कुछ हाथ निश्चित रूप से हुआ है, जिसकी वजह से जो है जिसका फायदा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं
और उसको वो जनता को नचाते जा रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग थी, देखिए उसमें भी सीधे सीधे इसीलिए ठीकरा फिर जो है इसीलिए विपक्षी हुआ, क्योंकि सारा दोष मर दिया जाता है कि पहले जो 70 साल के दोष मरते हैं कि जो भी गड़बड़िया है वो 70 साल का जो विकास हुआ, 70 साल में जहां देश पहुंच गया, इंटरनेशनल लेवल पे जहां पहुंच गया, उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन क्या जो भी गड़बड़िया आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी जो है कि पिछली सरकारों की हो जाती है। उसी तरह ये एक जो है इनका सिर्फ पैटर्न हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या इसके माध्यम से इनको जो है सफलता मिलती चली जाएगी? तो ये नैरेटिव आज हमने देखा है, आज के चैनल से वो यही बात कर रहे हैं क्योंकि इनके कब्जे में सब कुछ है और वो ये कर रहे हैं। तो लेकिन जनता को सोचना होगा कि क्या जो जिनके लिए मुश्किल हो रही है, आज तो भी बाजार में जाइए, लेना दूभर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गई है, हर चीज के दाम दुगने तिगने चौगुने 10 गुने हो चुके हैं। उसके लिए क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हमको इस तरह की सरकार को लगातार बार बार जिताना क्या जो अपने भलाई में है या फिर किसकी भलाई में है? ये सवाल उनको जनता को सोचना पड़ेगा इस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के एक बयान पर चर्चा कर रहे हैं। जो दोस्त हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में देश में कोरोना की जो अब तीसरी के बाद चौथी लहर की चर्चा चल रही है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, इस पर बात के लिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन होता यह है कि उस पर चर्चा करते करते महंगाई की बात, और महंगाई में भी पेट्रोल और डीजल से वैट की कटौती उन भाजपा शासित राज्यों में हुई है जिसमें खासकर गुजरात का जिक्र और कर्नाटक का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके साथ साथ कई गैर भाजपा शासित राज्यों का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये राज्य अगर अपने यहां भी वैट में कटौती करते तो आज वहां की जनता को इसका फायदा मिलता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। सवाल यहां यही है कि क्या जिन राज्यों में वैट में कटौती हो गई या जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां की जनता को महंगाई से छुटकारा मिल चुका है क्या? ये बड़ा सवाल है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जुबानी उन्हीं की बात जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, आप लोग कई बार कहते भी हैं कि आप मत सुनाया करो ये बातें, लेकिन फिर भी यहां चूंकि चर्चा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन पद की एक गरिमा है और उस गरिमा का ख्याल हम सबको रखना है। देश की बागडोर प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में है तो उनकी चर्चा हम करेंगे ही, और वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात मायने रखती है। यहां क्या मायने रख रही है, इसके पीछे कोई सियासी चाल है क्या, यह समझने की कोशिश। किसके पीछे? तो महंगाई पर ठीकरा गैर भाजपा शासित राज्यों पर फोड़ना, क्या ये कोई सियासी चाल है? क्या आगामी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात अगर बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे कहानी होती है, आज नहीं कल आपको पता चल जाता है। तो आज उन्होंने जो कहा है, पहली बात तो क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं, और क्यों कहा है एक बार फिर से चलेंगे भावेश जी के पास और उनसे समझेंगे। पहले सुनते हैं एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से कह क्या रहे हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य
टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। तो ये सुन रहे थे भावेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि कर्नाटक और गुजरात की बात कर रहे हैं कि 5-6 हजार करोड़ रुपए का वहां उनको नुकसान और यहां इनको नुकसान लगभग 3.5-4 हजार करोड़ रुपए का। लेकिन साथ साथ जो अगर टैक्स में कटौती करते हैं, वैट में कटौती करते हैं तो पड़ोसी राज्यों पर भी इसका असर होता है। यानी कि आप महंगाई को न सिर्फ अपने राज्य में कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि दूसरे, ये इकोनॉमिक्स मुझे समझ में तो नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो, लेकिन उनकी ये इकोनॉमी मुझे नहीं समझ में आ रही है। 26 लाख लगभग 27 लाख करोड़ रुपए की कमाई केंद्र सरकार करती है और आज उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई इतनी कमाई आप करके बैठे हुए हो और जीएसटी का पैसा राज्यों का आप नहीं दे रहे हो। तो ये भी एक वहां जो राज्यों के ऊपर, जो राज्यों से जो डिमांड आ रही है कि जीएसटी का पैसा तो आप दे नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि वैट में भी कटौती कर लो, तो फिर राज्य क्या कंगाल हो जाएं? और आपको याद होगा भावेश जी कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अपने नौकरशाहों के साथ हुई थी, आईएएस ऑफिसर्स जिसे कहते हैं, और उन लोगों ने कहा था कि कहीं हमारे देश की स्थिति भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। और राज्य, और इसलिए भी कहा था क्योंकि राज्य जिस प्रकार अलग अलग चुनावी वादे कर रहे हैं और राज्यों की जो योजनाएं हैं उसको अमल में लाने के लिए जिस प्रकार फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो राज्यों पर पड़ रहा है। केंद्र से पैसा नहीं मिलना, आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल से वैट कम कर दीजिए, लेकिन केंद्र पेट्रोल डीजल में आप याद कीजिए कि 10 रुपए और 5 रुपए की कटौती हुई थी कुछ दिन पहले एक्साइज में। वो भी अगर डेट मैं थोड़ी देर में बता देता हूं कि कब किए थे। लेकिन जिस प्रकार बढ़ाए हैं, कीमत क्या है और आप ले कितना रहे हो और दे क्या रहे हो, और आप राज्यों में बांट रहे हो देश को। जब बात आती है एक राष्ट्र की तब आप एक राष्ट्र, लेकिन जब आप महंगाई की मार की बात आती है तो अलग अलग राज्य। किस दिशा में जा रहा है ये देश भावेश जी, और कैसे इस देश को गवर्न किया जा रहा है और कैसे इस देश से महंगाई, बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ये तो हमको, आपको और तमाम देशवासियों को, जनता को ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना, समझना पड़ेगा। मैं भी इस इकोनॉमी को समझना चाहता हूं। भावेश जी, आप किस ढंग से समझते हैं इसको? भावेश जी अनम्यूट कर लीजिए। भावेश जी क्या, भावेश जी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, एक बार फिर से सुमन भट्टाचार्य जी, जब तक भावेश जी के पास आऊं, सुमन भट्टाचार्य जी, जो सवाल भावेश जी से था वही सवाल आपके पास आपसे पूछना चाहता हूं। आखिर कैसे समझे इस इकोनॉमी को, जिस इकोनॉमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं कि राज्य अगर वैट में कमी कर देते तो उन राज्यों को भी, उन राज्यों की जनता को फायदा होता, साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होता। आप पेट्रोल डीजल की कीमत वहां कुछ पैसे, कुछ रुपए कम करवा करके आप सोचते हैं कि वहां महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन देश में जो एक्साइज ड्यूटी आप वसूल रहे हैं उसमें कटौती जहां होनी चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। एक ऊपर से जो अम्ब्रेला है केंद्र सरकार का, उस अम्ब्रेला को आप बिल्कुल फैलाए हुए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं बाकी लोग ठीक हो जाएं। कैसे हो सकता है सुमन जी? राजीव जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज पेट्रोल डीजल के बारे में बोला है। मैं दूसरे तेल के बारे में बोलना चाहता हूं जो कुकिंग ऑयल है। सबको मालूम है जो हमारे यहाँ पे कुकिंग ऑयल का कीमत कितना बढ़ा है पिछला 2 साल में, और वो बढ़ा है किसी स्टेट की कोई एक्साइज ड्यूटी से नहीं, क्योंकि अमित शाह जी ने मलेशिया को सीधा करने के लिए पाम ऑयल की जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैक्स बहुत गुना बढ़ा दिया था। और आप अगर देखेंगे 2020 या 21 का
किसी भी न्यूज स्टोरी को, तो देखेंगे इसके खिलाफ इवन अदानी जी भी नहीं बोला था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल होता है उसका वो बनाने के लिए पाम ऑयल बहुत जरूरी होता है, और ये पाम ऑयल मलेशिया से ज्यादा इंपोर्ट होता है, क्योंकि कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ मलेशिया और टर्की ने एक साथ आवाज उठाया था, तो इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए अमित शाह जी ने पाम ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था। उसके लिए आप अगर देखेंगे 2 साल पहले जो कुकिंग ऑयल था उसका कीमत अगर 110 रुपया किलो या 120 रुपया किलो था, आज के दिन में वो 150 के ऊपर चला गया है। तो ये तो कोई ममता जी ने या जगन रेड्डी ने या डीएमके की स्टालिन ने या पिनराई विजयन ने नहीं किया, तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जो पहले भवेश जी या पीयूष पंत जी सारे लोग बोल रहे थे, मोदी जी का बहुत अच्छा एक कोशिश है और इसमें वो अभी तक कामयाब भी हुआ है। वो हर वक्त गोल पोस्ट शिफ्ट करता रहते हैं, ठीक है। आखिर आज कुछ दिन पहले जब सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने चिट्ठी लिखा कि ये रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर देश में जो कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश आरएसएस ने किया था, तो पहले मोदी जी उस पर चुप रहा। जब जहांगीरपुरी में कुछ हो रहा था तब मोदी जी ने चुप रहा। अचानक से मोदी जी ने कोरोना लेकर वापस आ गया और पूरा महंगाई का जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोप दिया। तो कोई मोदी जी का बहुत बड़ा एक बात है, वो लगभग एक रेडियो है, ठीक है, वो मन की बात ही करते हैं, ठीक है। आपको ये कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। सारा दूसरे चीफ मिनिस्टर लोग बोलते हैं ना, जो मोदी जी कोई कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। पहले ममता जी ने बोला, हेमंत सोरेन ने बोला, सारे लोग ये बोलते हैं। अगर सारे लोग उनको पूछते जे आप बताइए जी, ठीक है, पेट्रोल डीजल में हम लोग लालची है, हम स्टेट गवर्नमेंट लोग लालची है, इसलिए हम लोगों ने टैक्स विथड्रॉ नहीं किया। तो जो कुकिंग ऑयल है वहां पे क्यों कीमतें बढ़ा है? जो पल्स है उसमें क्यों कीमतें बढ़ा है? ये सवाल जो महंगाई का सवाल है, उसको मोदी जी को पता नहीं, उसका आंसर मोदी जी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए जितना दिमाग और जितना सोच चाहिए, मेरे को माफ कीजिएगा, आरएसएस या सरकार में किसी के पास नहीं है। वो लोग जैसे सोचते हैं वो पुतिन के जैसे ही सोचते हैं, ठीक है। एक लगा देंगे, ठीक है। अगर मैक्रो के जगह मारी लोपेन जीतते तो बोलते वो मेरे जैसा राइटिस्ट लीडर जीत गया, इसीलिए मैं जा रहा हूं, और फिर मारी लोपेन को कैसे जपेटते वो डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैक्रो जीत गया, एक सेंटर टू राइट लीडर है, तो वो फिर मैक्रो का दोस्त हो गए। तो ये मोदी जी का हर वक्त तो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। तो अचानक उसको लगा जी महंगाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों आएगा भाई, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, ये नेहरू जी के ऊपर जाना चाहिए। फिर चेक किया, नहीं नेहरू जी तो बहुत दिन मर गया है, तो किसके ऊपर डालूं? अच्छा, राहुल गांधी के ऊपर डाल देंगे, राहुल गांधी तो किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो दूसरे जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर डाल दो। तो यही उनका आदत है। तो क्या प्रॉब्लम हो गया ये बोलना नहीं चाहिए। जो सारा वक्त हम लोग देखते हैं कि एक स्टैंड अप कॉमेडी हो रहा है, ठीक है। पहले तो स्टैंड अप कॉमेडी हर ऑल्टरनेटिव संडे होते थे, मन की बात में क्या क्या बोलते रहते। अभी वो कम हो गया, क्योंकि कोरोना के बारे में कुछ बोलते नहीं है, महंगाई के बारे में बहुत दिन बाद बोलने के लिए चले हैं लोग। उससे क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपका पॉलिसी क्या है, आप महंगाई के बारे में क्या आपका पॉलिसी है, आप बताओ। जब पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के अंदर लाओगे, कोई बताता नहीं है, कोई उससे पूछता नहीं है जो आपका बैंकिंग के बारे में क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो जो कोर इश्यूज है हमारे सरकार की, जो कोर इश्यूज है हमारी, जो आम जनता की जो कोर इश्यूज है, जिनके ऊपर लोग जीते मरते हैं। देखिए, अदानी और अंबानी के तो पैसे बढ़ रहा है, कितना पैसे बढ़ रहा है सबको मालूम है, ठीक है। हमारे बंगाल में अदानी जी पहुंच भी गए हैं कोल लेने के लिए, ठीक है। बंगाल इतना खराब स्टेट है, यहाँ पे इतना दंगा फसाद हो रहा है, फिर भी मोदी जी का दोस्त अदानी चले आए, बहुत बुरा बात है, लेकिन कोल उनको चाहिए तो उन्होंने आ गए हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है जी, आम जनता जो रोज पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, जो घर पे जाके कुकिंग ऑयल, दुकान में जाके कुकिंग ऑयल खरीदते हैं, जिसको अदानी घर पे भेज नहीं देते हैं,
किसी किसी को तो भेजते ही है अदानी जी, तो उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। जिसको घर पे थोड़ा सा चावल डावल खरीदना पड़ता है, उसको कैसे चल रहा है। आप अगर देखेंगे, जब अगर पिछले साल के भी आप कोशिश करेंगे तो 14% इज अ इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। नेहरू जी ने भी कर नहीं पाया। मोदी जी नेहरू जी के साथ कंपेयर करते हैं, नेहरू जी के टाइम में भी 14% की इन्फ्लेशन तो कभी था नहीं, तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद वो क्या नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 2024 में अगर उसको जीतना है, तो उसको वो नेहरू जी के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो दूसरा किसी गोल पोस्ट को शिफ्ट करेंगे। ये गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करेंगे, इसका ही कोशिश हर वक्त मोदी जी का चलता रहता है। पहले बुलडोजर लगा दिया, लेकिन बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो उसको प्रॉब्लम हो गया, तो अभी वो महंगाई का इशू को सामने ला दिया। बिल्कुल, बुलडोजर, उससे पहले हिजाब, फिर हलाल, फिर हनुमान चालीसा, और बुलडोजर तो चलता ही आ रहा है। आज भी बुलडोजर, शाहीन बाग में भी बुलडोजर दिखाई दिया है, और वहां, जी हां, वही शाहीन बाग जिसका आंदोलन आपको याद होगा, CAA नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, जो शाहीन बाग चर्चा में आया था, दुनिया की चर्चा में, और वहां आज बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। खैर, ये बुलडोजर की कहानी चलेगी। अभी चूंकि नाम लिया, अभी जिक्र किया है सुमन जी ने, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन भावेश जी, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, इसलिए सुमन जी के पास गया था और बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे। मायने समझने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी चाहूंगा आपसे, पीयूष पंत जी से भी, कि थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इकोनॉमी है उसको समझने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्य भी अगर वैट कम कर देते तो महंगाई कम हो जाती। इसका फायदा मिलता जनता को, कैसे मिलता ये जरा समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये आवाज नहीं आ रही। शायद आवाज कहीं, भावेश जी नहीं आ रही, शायद एक बार कनेक्ट करके देखिए। लेकिन पीयूष पंत जी, आप जरा समझाइए, अगर ये समझा पाए तो, कि आखिर क्या कारण है इस इकोनॉमी को। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भावेश जी की भी आवाज नहीं आ रही, जरा देखिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि भावेश जी की आवाज जरा ठीक करें, लेकिन तब तक पीयूष जी आपके पास इस इकोनॉमी को जरा समझाइए। मैं रियली इस प्रोग्राम को करने के लिए बैठा तो यही समझने की कोशिश के साथ बैठा कि आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और जो साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी जरा अगर बता पाए तो मैं उनके कमेंट की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि वो भी समझाएं कि क्या इकोनॉमी है। जी, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो KGF हिट होने के बाद ना, जो कोलार गोल्ड माइन के बाद, हमारे बंगाल की जो बीजेपी के लीडर, वो बोला गाय की जो यूरिन है वहां पे सोना मिलता है, तो सारे लोग KGF के लिए दूसरा सिनेमा बनाने के लिए चला गया कि कैसे गाय से सोना निकालते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जी, राजीव जी, आप उस व्यक्ति के बारे में जो है अर्थशास्त्र के बारे की, उसकी इकोनॉमी को समझ के बारे में पूछ रहे हैं, जो बैल के सांड के गोबर से लाखों रुपए कमाने की युवाओं को जो है वो बातें कर रहा हो, पकौड़े बेच के जो है वो रोजगार चलाने की बात कर रहा हो पढ़े लिखे युवाओं से, तो उसने पॉलिटिकल किस सब्जेक्ट में किया है हमें, और जो अगर किया भी है नहीं किया है हमें सबको आपको पता है। और तो इकोनॉमिक्स से क्या उनके इतने, और इकोनॉमिक्स से उनकी समझ निश्चित रूप से मुझे लगता है कुछ सुपर समझ है, कहीं ना कहीं जो है एवरेज समझ से भी बहुत सुपर से भी ऊपर की समझ है। क्योंकि आपने देखा होगा कम से कम 3 से 4 से 5 इकोनॉमिक एडवाइजर उनके जो है वो छोड़ के चले जा चुके हैं। वो अर्थात इनको मोदी जी को समझाते रहे और मोदी जी के समझ में आया नहीं, अंत में उन्होंने जो हथियार डाल दिए और इनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो छोड़ के चले गए वहां। इसी तरह देखिए RBI गवर्नेंस का यही हाल रहा, जो सब छोड़ के चले गए वहां पे। तो निश्चित रूप से उनकी विचित्र है समझ, आप कह लीजिए, क्योंकि अर्थशास्त्र की तो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी राज्यों में भी उसका असर पड़ेगा, देखिए राज्य कितना रिलीफ दे सकते हैं राज्य जो है। और अगर आप देखिए, अभी देख लीजिए जो 4 नवंबर के जो केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करी, उसको देखा देखी जो भाजपा शासित राज्य उन्होंने भी कमी कर दी।
और उसके बाद आज आप कंपेयर कर लीजिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नॉन बीजेपी और जो वो वेरिएशन हर राज्य में शुरू से ही अलग अलग रहा है। वो हर राज्य की जो है अपनी उसका एक जो वैट लगाने का उसका एक अपना अपना एक स्केल है, अपना अपना एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से वो लगाते हैं। तो वो डिफरेंसेस हमेशा से बने रहते हैं। मुंबई का कुछ रहता है, दिल्ली का कहीं कम रहता है, कलकत्ता का दूसरा रहता है, चेन्नई में दूसरा रहता है, तो ये हर वेरिएशन रहता है। लेकिन ये अगर आप जो है कि एक राज्य करता है तो दूसरे राज्य में भी सस्ता हो जाता है, तो ये बात तो किसी के समझ में भी नहीं आएगी कि हर राज्य की, और राज्य के लिए केंद्र देखिए मैक्सिमम जो बड़ा हिस्सा है एक्साइज ड्यूटी का वो जो है केंद्र के हाथों में होता है, और सबसे ज्यादा रिलीफ जो है केंद्र ही दे सकती है। और हमने आपने सभी बड़े होते हुए देखा है कि जब भी उम्मीद करते हैं तो केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो जो है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी और पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। ये मोदी जी ने मनमोहन सिंह सरकार को एडजस्ट करते हुए जो वीडियो आपने दिखाया था उसमें मनमोहन सिंह सरकार का ही एडजस्ट कर रहे थे, न कि किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश की सरकार या गुजरात की सरकार या बंगाल की सरकार को। वो मनमोहन सिंह सरकार, तो केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि वही नीति निर्धारित करती है, वही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। मोदी जी ने ही ड्यूटी बढ़ाई, पैंडेमिक के नाम पर इन्होंने ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और नवंबर में भी केंद्र सरकार ने ही जो है कम करी, तब जाके दूसरे राज्य सरकारों इनकी सरकार वाली जो इनकी पार्टी की सरकारों भी है उन्होंने कम करी। तो इनिशिएटिव तो केंद्र को ही लेना होता है, जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र के हिस्से में जा रहा है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो इन्होंने पैंडेमिक टाइम में जो बढ़ाया उससे जो कलेक्शन हुआ, उसके अलावा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम बहुत कम थे उस टाइम में भी हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा थे, तो वो जो किटी में आया पैसा उसका क्या हुआ इसका हिसाब किताब दे दे। और ये अर्थव्यवस्था की देखिए, और इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ही मुझे लगता है हास्यास्पद है मामला, जो क्योंकि मोदी जी को आता, देखिए मैं क्या कहूंगा नहीं, क्योंकि उनके सम्मान में ये जो है कमी होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें करते हैं, जो बच्चे लोग जिस तरह की बात करते हैं उस तरह की बात करते हैं। मेरे समझ से तो ये दूर की बात है कि आप देखिए अगर एक राज्य में जो है कि वैट कम करता है तो दूसरे राज्य में की जनता को कैसे फायदा मिलेगा, ये कोई वो तो है नहीं। मान लीजिए ये उनका इशारा शायद ये था कि लोग इस राज्य से उस राज्य चले जाते हैं पेट्रोल भराने, हम देखते नहीं इस नोएडा से आगे दिल्ली आ गए, तो ये तो मतलब वो असलत चीज है, ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं, इस तरह का रिलीफ नहीं है। ये तो आदमी अपनी कोशिश जद्दोजहद के तहत जो है कंज्यूमर जो है वो जो बॉर्डर एरिया में रहता है जाके पेट्रोल भराता है, चलो नोएडा नहीं भराएंगे दिल्ली भरा लेंगे, वहां सस्ता है, और अभी भी करते हैं। नोएडा में कुछ ज्यादा है तो वो दिल्ली में भराने की कोशिश करते हैं। तो इसी की तरफ उनका इशारा था। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये किस तरह की समझ है, इसमें तो अब मैं क्या कहूं, ये तो जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह का प्रधानमंत्री उन्होंने चुन के भेजा है जिसकी समझ भी है अर्थव्यवस्था की, और ये समझ है तो देश किस तरफ जाएगा, क्योंकि देश में ये ऐसा माना जा रहा है कि हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में श्रीलंका गया है, क्योंकि 85% हमारे जीडीपी का जो हिस्सा है उस पर विदेशी कर्ज हो चुका है हमारा। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, ये जनता को सोचना होगा कि उन्हें किस तरह का प्रधानमंत्री भेजा है, वो उन्हें किस तरफ ले जा रहा है। सिर्फ राम नामी क्या चादर उड़वा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कराने से ही उनका बेड़ा पार हो जाएगा, या कि महंगाई का अगर नियंत्रण नहीं होता है, इस तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं बनती है जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी के बाद छोड़ दीजिए, आमदनी उतनी ही रुक जाए, जिस स्टेज पे आमदनी है, जो स्टेटस को पार रह जाए, वो भी बड़ी बात है। और नौकरियां तो जाने की बात आप देख ही रहे, मिलने की बात तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अभी एक आंकड़ा आया है कि कम से कम 45 लाख शायद मेरे ख्याल से 2.1 करोड़ लोग जो है कि वो नौकरियां खो चुके हैं, और 45 लाख लोगों ने जो है नौकरियां ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो ये आंकड़े आए हैं, तो ये हालात है, इस पे मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे और सीधे सीधे ठीकरा जो है वो दूसरे राज्यों पे फोड़ देंगे, अपनी नॉन बीजेपी सरकारों पे, और बड़े हास्यास्पद ढंग से वो भी मतलब एक उतर्क करते हुए बोलेंगे। तो अब इसके लिए देखिए कि मैं फिर कहूंगा, आप कहेंगे राजीव जी कि ये बात है लेकिन अभी हम ये डिस्कस करें, लेकिन मैं कहूंगा जनता मालिक है, जनता को सोचना होगा कि आप किस तरह के शासन में रहना चाहते हैं, किस तरह की सरकार के अंदर में रहना चाहते हैं, कि अपने जीवन को जो है कि इसी तरह जो है कि अपनी जितनी भी आमदनी है उसको जीरो, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, तो जीरो बैलेंस बनाना चाहते हैं क्या अपनी आमदनी को, ये जनता को सोचना होगा। बिल्कुल। भावेश जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आपकी व्यवस्था आवाज बदल भी आ दी रही है। है। आपसे भी इस इकोनॉमी को समझना चाहूंगा। आप दो बार आया, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। क्या है ये इकोनॉमी, जरा समझाइए, क्योंकि एक अलग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके सलाहकार नौकरशाहों का कहना है कि कहीं हमारे देश की हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। ये पुरानी बात, लेकिन यहाँ उस बात का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि वैट की कमी तो आप कह रहे हैं, कटौती की बात तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से उन राज्यों को क्या मिल रहा है ये भी तो सामने आना चाहिए। देखिए, हमारी इकोनॉमी श्रीलंका जैसी तो नहीं होगी, इसका मुझे यकीन है, लेकिन आप इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि भारत में 91 के बाद लिबरलाइजेशन है, और 91 के बाद की जो राजनीति है, एक अर्थशास्त्री के दिमाग से जो राजनीति निकलती है उससे गाइडेड है। बीच में वाजपेयी जी का कार्यकाल है, लेकिन उस दरमियान भी इस चीज को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक नया फलसफा भी देने की कोशिश की कि वो बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। मोदीनॉमिक्स चर्चा में आता है, प्रचार में जो चीजें आ जाती है ना, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कोशिशों का नतीजा जमीन पर क्या है। सही चर्चा की उन्होंने, पीयूष जी ने बताया किस तरह से जो है मोदी का इकोनॉमिक्स फेल हो रहा है, किस तरह से चीजें मतलब गर्त में जा रही हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगी जिसको सुधारने का दावा किया गया था वो सुधर नहीं रही है। लोगों की जिंदगी में जो बेहतरी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। सिर्फ जुबान पे कि हम अच्छे दिन ला देंगे, या फिर हम भाग्यशाली लोग हैं, भाग्य है हमारा ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर जो उनका एक्शन है वो पूरी तरह से एक फ्लॉप शो है, और इसीलिए शायद ये हालत है। देखिए, डबल डिजिट में जो चला गया है महंगाई, ये कोई बुरी बात नहीं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो ये माना जाता है कि चलिए ठीक है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाए, लेकिन क्या ये जो इकोनॉमी में हमारा बैलेंस है वो बैलेंस बना हुआ है? जो चर्चा की पीयूष जी ने कि जिस तरह से लोग नौकरियां खो चुके हैं, और जिस तरह से लोगों में निराशा है कि हम नौकरी ढूंढने ही नहीं जा रहे हैं। आज अखबारों में कुछ अखबारों में प्रमुखता से छपी है, कुछ अखबारों में चोरी छुपे कहीं इसको कर दिया गया है, जबकि ये एक बड़ी खबर है अपने आप में देखा जाए तो। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, या भारत को भारतीय जनता के हिसाब से, कि उसको देखना चाहिए कि उसका जो शासक है उसके देश को कहाँ लेकर जा रहा है, किस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहा है, किस तरह के नौजवानों में निराशा भर रहा है, और जो मिडिल एज के लोग हैं जिन्होंने नौकरी खोया है इस कोरोना काल में, और वो अब नई नौकरी की उम्मीद नहीं कर रहे, ये कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ दूसरी तरफ, हम बात हमेशा दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप पर लग जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इन समस्याओं के प्रति गंभीर हैं तो इसको लेकर एक राष्ट्रव्यापी बैठक होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि भाई कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने पटरी पर ले आए हैं, और वो खुद उनकी ताकत से, उनकी क्षमता से, उनकी सोच से यहाँ तक वो उन्होंने पहुंचाया है, लेकिन अगर वो जरूरत महसूस कर रहे हैं कि राज्यों में जो जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं उससे वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या एक ऐसी बैठक नहीं बुलाई जा सकती है? लेकिन शायद सर्वसम्मति और सर्वानुमति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में शामिल ही नहीं, वो तरीका ही नहीं है जिसमें डेमोक्रेटिक तरीका, तौर तरीका अपनाया जाए। तो वो एक तरफा करते हैं, और उनके लिए बहुत आसान है कि किसी का दोषारोपण कर देना कि भाई हम अब ये नहीं कर पा रहे, नतीजे बुरे दिख रहे हैं, नतीजे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही है। तो एक राजनीतिक ऐसा एक प्रपंच रचा जाए, एक ऐसा प्रचार का माध्यम से इस चीज को प्रचारित किया जाए कि भाई हम तो सही अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें देखो लोगों की कितनी चिंता कर रही हैं, और जो चिंता नहीं कर रहे हैं वो गैर भाजपा सरकारें हैं। और देश में डबल इंजन की सरकार बनवाइए, तभी आपका कल्याण है। तो ये कितना अनडेमोक्रेटिक है। अगर ये, मैं इसीलिए शुरू में मैंने बात की कि डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट अपने आप में अनडेमोक्रेटिक कंसेप्ट है। भाई देश की जनता के पास पूरा अधिकार होना चाहिए ना कि हम प्रदेश में किसकी सरकार चुनेंगे और देश में किसकी सरकार चुनेंगे। तो एक धारणा पहले ही से बना दे रहे हैं कि अगर आपने केंद्र वाली सरकार को पसंद नहीं किया तो आपका प्रदेश खतरे में पड़ जाएगा। जो पश्चिम बंगाल की चर्चा सुमन जी कर रहे हैं कि किस तरह से हालात हो गए हैं। मैं उसी चर्चा को कर रहा था कि ममता बनर्जी ने उस समय कोरोना काल में जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक में बताया था कि हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 42% हम वैट में से राज्यों को दे देते हैं। तो क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों नहीं क्लियर? क्या ये क्लियर है?
ये जो राज्यों का बकाया है, राज्यों का जो हिस्सा है, क्या वो राज्यों को मिल गया है और क्या वो राज्यों को ईमानदारी से ट्रांसफर किया जा रहा है? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन देश में देश की जनता इतनी अर्थव्यवस्था समझती नहीं है बहुत सारी चीजें। और सही कहा पीयूष जी ने भी इस बात को सवाल उठाया कि देश की जनता को शायद अशिक्षित रखा गया है, राजनीतिक रूप से भी बहुत अशिक्षित है अभी। और एक जो कहते हैं ना कि भेड़ चाल चल गई है, एक जो प्रचार तंत्र के माध्यम से हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे दिमाग पर और कमजोर दिमाग पर कब्जा करने की जो कोशिश हो रही है, लोग जो भक्त और भक्ति में जो हर सरकार के हर फैसले के खिलाफ में जय जयकार लगाने की जो एक आदत सी बन गई है, वो आदत कहीं ना कहीं देश को गलत दिशा में ले जाए। अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे सुन रहे होंगे। मोदीनॉमिक्स ये क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है पहले, और खासकर कोरोना काल में कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को बचा लिया गया, संभाल दिया गया, ये सारी चर्चाएं हुई हैं मोदीनॉमिक्स में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करके, छेड़ करके, क्या कुछ एक नई राजनीति करने की या उसका बीजारोपण किया है? क्या लगता है आपको, जरा बताइए। एक तो राजीव जी, जहां तक मोदीनॉमिक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी से भी बड़े नेता हैं पार्टी के, तो उनके मुताबिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो दोनों ही अर्थशास्त्र नहीं समझते हैं, देश की इकोनॉमी नहीं समझते हैं। ऐसा उनके कई बार बयान जो है मैंने पढ़े हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ज्यादा इसको जानते हो। बहरहाल जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बढ़ा रहे थे, उनका कहना है कि कंपनियां बढ़ा रही थी, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हमारे शत्रु राष्ट्र कहे जाते हैं, इमरान खान हुआ करते थे उस समय, वो वहां डीजल और पेट्रोल पे 30 और 15 रुपए घटा रहे थे। तो ये मोदी नॉमिक्स जो है और इमरानोमिक्स जो है, ये उसका अंतर आप समझ सकते हैं। ये क्या अंतर है कि हमारा जो शत्रु राष्ट्र कहा जाता है पाकिस्तान, वो अपने नागरिकों के लिए, जबकि वहां लॉकडाउन नहीं था उस समय, तो वो वहां जो था वो दाम कम हो रहे थे पेट्रोल और डीजल के, 30 रुपए और 15 रुपए, और हमारे यहाँ जो थे वो दाम बढ़ रहे थे, जबकि लॉकडाउन था, उस समय भी दाम बढ़ रहे थे। तो ये मोदीनॉमिक्स जो है, ये देश का क्या कल्याण करने जा रही है, इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जहां तक सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बच गई, मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था तो अडानी जी और अंबानी जी ने बचा ली। अगर उनकी संपत्तियां जो इस लॉकडाउन में 10 गुना 15 गुना नहीं बढ़ी होती तो देश डूब गया होता। बिल्कुल उनकी जो इतनी संपत्तियां बढ़ गई, उनकी आमदनी जो बढ़ गई 10 गुना 15 गुना, जो है जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से रिपोर्ट, मुझे लगता है उसने इस देश को बचा लिया। और इसके लिए मोदी जी को फिर थैंक यू बनता है। चौथा थैंक यू आज बोल देते हैं चलते चलते इस कार्यक्रम में मोदी जी को थैंक यू मोदी जी कि अडानी जी अंबानी जी की अगर संपत्तियां नहीं बढ़ी होती तो इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई होती। तो इससे ज्यादा राजनीति क्या कहा जाए मोदी जी की अर्थनीति पे, अर्थशास्त्र मोदी जी। मोदी जी आपने 4 बार बोला है तो थैंक यू हम भी बोलते हैं कि जी भावेश जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो पेट्रोलियम की कीमतें पहले क्या थी कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म एक सिस्टम था जिसमें कंपनियां तय करती थी पेट्रोल और डीजल तमाम कीमतें, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये सारी कंपनियां तय करती थी। उसके बाद 2002 में वाजपेयी जी के टाइम में इसको बाजार आधारित व्यवस्था से शामिल कर दिया गया, यानी बाजार तय करेगा, जो कीमतें होंगी उसके हिसाब से तय कर दिया जाएगा। आज 20 साल बाद हम लोग उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों है और लोगों पर इसका असर क्यों हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री बहुत अधिक चिंतित हैं पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ने को लेकर, तो मुझे लगता है उनके हाथ में बहुत कुछ है। पेट्रोलियम मंत्रालय केंद्र के हिस्से में ही आता है, वो एक ऐसी व्यवस्था बनाएं और बना सकते हैं। बड़े समर्थ प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनको प्यार करता है और उनके समर्थक तो प्यार करते ही हैं, कुछ उनके विरोधी भी उनको प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो लगातार बने हुए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें इस झंझावात से निकलते हुए जो सरकार जब चाहे तब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा सकती है, जब चाहे तब घटा सकती है। और ये हम देख रहे हैं कि एपीएम हटाए जाने के बावजूद सरकार का किस तरह से नियंत्रण पेट्रोलियम की कीमतों पर रह रहा है। ये हम लोगों ने अभी ताजा भी महसूस किया जब 5 राज्यों के चुनाव थे और उन सभी राज्यों में चुनाव को देखते हुए पेट्रोल की कीमतें घटा दी गई
और जैसा मैंने कहा, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, जब उसका जश्न मना लिया गया, तो धीरे धीरे जनता के ऊपर 10 दिन 12 दिन एक लगातार नया रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये सब बंद होना चाहिए। जनता को समझ रही है जनता सब कुछ, लेकिन जनता शायद किसी और भक्ति में इनको मतलब बर्दाश्त किए जा रही है। क्या बिल्कुल। तो खैर, ये वक्त है, और वक्त जो होता है, समय जो होता है, काफी मजबूत होता है किसी और के लिए। तो ये समय मजबूत है, और सरकार जिसकी है उसके लिए शायद बहुत ज्यादा मजबूत है। जनता उनके साथ है, और संसदीय पद पर बैठे हुए, जो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए, मतलब उस पद पर विराजमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो बात कहते हैं कुछ ना कुछ उसके मायने हैं। यही हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे। पिछले लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय बीत चुका है, और आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे और इस बात को समझने की कोशिश की। आखिर देश की इकोनॉमी में पेट्रोल डीजल की कीमत तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके वैट को लेकर के सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गैर भाजपा शासित राज्यों पर ठीकरा क्यों फोड़ा है, यही समझने की यहाँ कोशिश कर रहे थे। आप तमाम चारों हमारे साथी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भावेश जी आपको, पीयूष पंत जी आपको, सुमन भट्टाचार्य जी आपको, और अमलिंदु उपाध्याय जी आपको। आप चारों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, अपनी बातों को आप लोगों ने यहाँ रखा इस मंच पर। और हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सुजीत चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ बने हुए, उनके अलावा मोहम्मद शरीफ हैं, नंदकिशोर सिरपुरकर जी हैं, अफरोज आलम हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नंदकिशोर सिरपुरकर जी कह रहे हैं कि जिसे देश की जनता ने भगवा अपना भोजन मन है, आप किताबी चर्चा करो, कितना भी चर्चा करो, उल्टे गड़े पानी हैं। और ऐसे ही मोहम्मद शरीफ हैं जो कह रहे हैं जब छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में बह गए, और जब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बट गए। बहुत सही आपने लिखा है, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी की अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनको विपक्षी दलों के लोग भी प्यार करते थे, लेकिन मोदी में वो गुण नहीं है जिससे लोग बहुत उनसे प्यार करें। ये ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं। सोनू गर्ग भी हैं, थम्स अप कर रहे हैं। और इनके अलावा राजेश सिंह कह रहे हैं कि मोदी 10th पास भी नहीं है, एक अनपढ़ पीएम। खैर, ये राजेश जी हालांकि जो मोदी जी को लेकर के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, ये सर्टिफिकेट बताया गया था। कितनी सच्चाई, कितना सही, कितना झूठ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से ये रखा गया था तो उसको सच ही माना जाएगा। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी अपनी बात रख रहे हैं। नंदकिशोर जी हैं हमारे साथ में। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मोदी रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह वहां पे, तीनों लोग हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट। तो ये हनुमान चालीसा की जगह पे मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। अफरोज आलम भी हैं, मोहम्मद शरीफ भी हैं, और ऐसे तमाम साथी जो हैं हमारे साथ बने हुए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ खबरों के साथ और कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ में। और आप तमाम वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका इंतजार हमेशा रहता है, कल भी रहेगा। कल शाम 7 बजे आप सब फिर से आइए, जुड़िए और एक नया भारत बनाएं। उसके लिए कुछ विचार विमर्श तो करें ही। जो बाकी चीजें हो रही हैं, देश की जो समस्याएं हैं, उससे पर्दा हम उठाने की कोशिश करते हैं। और किसी को तकलीफ देना, किसी के दिल को दुखाना, ये हमारा मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद होता है कि जो सच्चाई है वो आप सबके सामने लाई जाए। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।